स्टार्ट करें। चलो बढ़िया। तो देखो क्या कवर किया था हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखो पहले इस पे क्या कवर करूंगा वो आपको बता देता हूँ। आज हम लोग मुद्रा बाजार के उपकरण यानी कि मुद्रा बाजार से अगर किसी को पैसे उठाने हो तो क्या क्या टूल्स किस किस तरीके से, मतलब कि 1 साल से कम अवधि के लिए अगर पैसा उठाना होता है तो कौन कौन से उपकरण उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी चर्चा जो है आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सारे टूल हैं, ये सारे उपकरण हैं आपको, जिसका इस्तेमाल मनी मार्केट में मुद्रा बाजार में किया जाता है। तो ये मुद्रा बाजार वगैरह क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पूरा का पूरा जो वित्तीय बाजार था, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है वो कवर किया गया था। इसके क्या फंक्शन है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। तो अगर आपने वित्तीय बाजार को सबसे पहले नहीं समझा है तो जाकर के पहले पिछला वीडियो देखो। ठीक है, इसमें क्या था बेसिकली कि वित्तीय बाजार को 2 भागों में बांटा जाता था। वित्तीय बाजार का मतलब कि एक ऐसा बाजार जहां पे वित्तीय जो आपके उपकरण होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है, जैसे आपका शेयर हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, इसकी खरीद बिक्री होती है। अब इसको 2 भागों में हमने बांटा था। एक होता था आपका मुद्रा बाजार, यानी कि 1 साल से कम के लिए, जैसे ये शेयर बॉन्ड वगैरह क्यों खरीद बिक्री करेगा, किसी को पैसा चाहिए होगा किसी से। ठीक है, तो जो पैसा जिसको चाहिए उसको अगर 1 साल के लिए पैसा चाहिए कम से कम, मतलब 1 साल से कम के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, मुद्रा बाजार में जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्पकालिक अगर आपको चाहिए पैसा तो। उसी तरीके से अगर आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, पूंजी बाजार में जाओगे। पूंजी बाजार को हमने 2 भागों में बांटा था। तो मुद्रा बाजार क्या है, वित्तीय बाजार का एक हिस्सा है जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए पैसे उठाते हो। ठीक है, तो वैसे वित्तीय उपकरण जिसकी परिपक्वता की जो अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 1 साल से कम होता है, उसकी खरीद बिक्री जिस बाजार में होगी उसको मुद्रा बाजार बोलते हैं। तो जो भी आपकी कंपनियां होंगी, बैंक होंगे, अगर इनको कुछ शॉर्ट टर्म से कुछ रॉ मटेरियल से खरीदना है, पीछे भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि कुछ सामान खरीदना है, 1-2 महीने के लिए पैसा चाहिए इसको, या फिर सैलरी वैलरी देने के लिए अभी पैसा नहीं है लेकिन लग रहा है कि कुछ दिनों में आ जाएगा, तो तुरंत तत्काल कहाँ से पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे ये लोग, मनी मार्केट में जाते हैं, मुद्रा बाजार में जाते हैं। ठीक है, सरकार को इसी तरीके से रोजमर्रा की जरूरत, मतलब कुछ भी चीज़ के लिए 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि 1 साल से कम के लिए चाहिए। तो उस 1 साल से कम की पूंजी की ज़रूरत को अगर पूरा करना हो तो वो जाते हैं आपका मनी मार्केट में, अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, अपना पैसा उठाते हैं वहाँ से। ठीक है, और उन पैसा उठाने, जैसे सरकार को अगर चाहिए होगा मान लो कि 2 महीने के लिए पैसा, तो ये टी बिल जारी कर देगी। उसी तरीके से किसी कंपनी को पैसा चाहिए होगा तो आपका कमर्शियल पेपर जारी करेगी। देखेंगे अभी सब सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ बेसिकली। बैंक को अगर पैसा चाहिए होगा तो बैंक अपना कुछ उपकरण जारी करेगी। ये जो उपकरण बेसिकली जारी किए जाएंगे ना, इसको कोई खरीदेगा, कोई बायर आकर के खरीदेगा। जैसे टी बिल है, सरकार ने जारी किया, तो टी बिल को आकर के कोई खरीद लेगा, तो वो जो खरीदेगा तो सामने पैसे देगा ना, तो पैसे किसके पास चले आएंगे, सरकार के पास चले आएंगे। उसी तरीके से कंपनी कुछ निकालेगी, बैंक कुछ निकालेंगे, और लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं, जो वित्तीय संस्थान होते हैं इसको खरीदते हैं, और सामने उस पार्टी को पैसा मिलता है। तो मुद्रा बाजार से बेसिकली पैसा उठाया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अब क्या क्या इसमें उपकरण इस्तेमाल होते हैं, देखो एक तो आपका ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर इसमें होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। उसके बाद एक एक मतलब उसी का अलग अलग नाम है, वाणिज्यिक बिल बोल लो, व्यापार बिल लो, यानी कि ट्रेड के लिए पैसा चाहिए होगा, व्यापार के लिए पैसा चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें करेंगे आपका सप्लायर और जो आपका बायर होता है उसके बीच में। फिर आपका बैंक के लिए एक होता है कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, फिर रेपो होता है आपका बैंक के लिए। तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। क्लियर, चलो सबसे पहले समझो ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहले सरकार के द्वारा। सरकार जारी नहीं करेगी, सरकार को पैसे चाहिए होंगे तो सरकार के तरफ से किसके द्वारा जारी किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाएगा। क्लियर, कहीं पे आपको घुमाया भी जा सकता है कि ट्रेजरी बिल जो है वो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, नहीं, सरकार को पैसा उठाने के लिए उसका जो अपना बैंकर है सरकार का, हमने आरबीआई में डिस्कस किया सारा ये सब चीज़ कि सरकार का बैंकर होता है, ये जारी करता है आपका। और ये जो ट्रेजरी बिल है एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है। प्रॉमिसरी नोट अभी हर में आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है, पी नोट, इसको पी नोट भी बोलते हैं शॉर्ट में। देखो क्या है ना कि ए पार्टी है और बी पार्टी है। ठीक है, इसने ए ने बी से बोला कि भाई 100 रुपये दे दे, बदले में 1 महीने के बाद तुमको दे दूंगा। तो बी बोला कि नहीं लिख के दे, तो ए ने लिख के दे दिया एक कागज़ पे कि हाँ मैं तुमसे 100 रुपये ले रहा हूँ, इतने समय के बाद तुमको वापस कर दूंगा। यानी कि प्रॉमिस किया एक नोट बना करके, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिस से याद रखना कि ठीक है कि एक नोट है जिसके थ्रू प्रॉमिस किया गया है कि इतने समय के बाद तुम्हारा पैसा वैसा जो है वो वापस कर दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करती है सरकार, बोलती है कि देखो भाई टी बिल ला रहे हैं, ट्रेजरी बिल ला रहे हैं,
एक ट्रेजरी बिल है, इसको आप खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और एक समय के बाद 60 दिन मतलब जो भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे 91 दिन का होता है, 182 दिन का होता है, 364 दिन का होता है, यानी कि 364 दिनों से कम का होना चाहिए। मुद्दा वही है ना कि एक साल से हम लोग मनी मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, तो एक साल से कम का कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो सरकार क्या करती है कि ये बैंकों को, वित्तीय संस्थानों को, आम जनता को बेचती है टी बिल, और टी बिल जो लोग खरीदते हैं तो सामने सरकार को पैसा देते हैं, और ये पैसे, इस पैसे से सरकार अपना कुछ काम वाम करती है, ठीक है, कुछ भी करना हो, स्कीम के चलाना हो, जो भी चलाना हो शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर। तो एक तरीके का बस ये टेक्निकल टर्म बस आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रोमिसरी नोट है। क्यों? क्योंकि आरबी सरकार बोल रही है कि भाई एक निश्चित अवधि के बाद ये पैसा हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। और ये अल्पकालिक देनदारी भी होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई सरकार ने बोला कि 90 दिन के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे, यानी कि सरकार ने कर्ज लिया। कर्ज क्या होता है? एक तरह का लायबिलिटी होता है, देनदारी होता है कि आपको देना है कुछ समय के बाद। तो कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए, एक साल से कम समय के लिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्पकालिक देनदारी, यानी कि आप एक निश्चित समय के बाद चुका दोगे, इसको वापस दे दोगे। क्लियर। तो फिर से इसको एक बार इरेज करने दो मुझे, तब समझाता हूँ। तो किसको बेचा जाता है? बैंकों को, वित्तीय संस्थानों को, आम जनता को। देख लिया हमने। मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 364 दिनों से कम होता है। आमतौर पर इसको भी आप देखेंगे तो 91 दिन के लिए जारी किया जाता है, यानी कि अगर 3 महीने के लिए पैसा चाहिए सरकार को तो 91 दिन वाला जारी होगा। अगर 6 महीने के लिए चाहिए तो 182 दिन वाला जारी होगा। अगर 1 साल के आसपास के लिए पैसा चाहिए तो 364 दिन का होगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर इसको खरीदेगा, बैंक खरीदेगी, जैसे 364 दिन वाला खरीदा, तो 365वें दिन पे क्या होगा? इसको लौटा देगी, सरकार उसका पैसा वापस कर देगी, है ना। अब इसको प्रॉफिट कैसे होता है जो कोई खरीदता है? तो क्या होता है ना कि इसमें ब्याज व्याज नहीं मिलता। आमतौर पे क्या होता है कि अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो सरकार उस पर ब्याज व्याज दे सकती है आपको। लेकिन एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि जीरो कूपन वाला। ब्याज नहीं देंगे। जैसे क्या था कि 100 रुपये का कोई चीज़ था, सरकार ने बोला कि देखो 100 रुपये का ये टी बिल है, आप क्या करो 90 दिन, 91 दिन वाला मान लो, कोई भी दिन ले लेना आप, तो 91 दिन वाला, यानी सरकार कह रही कि 91 दिन के लिए आप इसको खरीद सकते हो। कितने में? 95 रुपये में, ठीक है। और बदले में 91 दिन के बाद हम आपको 100 रुपये पे खरीद लेंगे वापस से, जितने का है उतने पे खरीद लेंगे, लेकिन आपको बेच रहे कितने पे? 95 पे। तो आपने खरीदा कितने का? 95 का। आपको वापस 91 दिन के बाद कितना मिलेगा? 100 रुपये मिल जाएगा, यानी कि 5 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरो कूपन। कूपन का मतलब बेसिकली आप इंटरेस्ट समझ लो, ब्याज समझ लो, ठीक है। जीरो ब्याज होता है इसमें। कूपन पहले टेक्निकल टर्म था, इस्तेमाल किया जाता था। अभी इतना मैं कॉम्प्लिकेट आपके लिए नहीं करूंगा, मुझे क्योंकि समझाना है आपको बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो ब्याज नहीं है जिसमें, उसको जीरो कूपन बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे हुआ इसको जारी? फेस वैल्यू से कम कीमत पे जारी किया गया, यानी कि फेस वैल्यू 100 रुपये थी, 95 पे बेच दिया गया इसको, है ना, यानी कि डिस्काउंट पे बेचा गया। और जब मैच्योरिटी आई, 91 दिन पूरा हुआ, तो क्या हुआ? 100 रुपये का 100 रुपये इसको वापस कर दिया गया खरीदार को। तो बीच का जो डिफरेंस आया उसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर। इसमें रिस्क कितना होता है? तो रिस्क वो देखो बहुत कम होता है, मिनिमम, बिल्कुल एकदम यार नहीं के बराबर आप मान लो। क्यों? क्योंकि सरकार जो है इसको गारंटी दे रही है। सरकार का ये है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो सरकार कहीं डूबेगी क्या? सरकार आज भी है, कल भी रहेगी, 10 साल के बाद भी रहेगी। तो आप इसको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के खरीद सकते हो। तो ये रिस्क फ्री कर सकते हो, या फिर नेग्लिजिबल जो है वो रिस्क होता है इसको खरीदने पे, ठीक है। जैसे कोई कंपनी का होता है तो कंपनी कल को डूब सकती है, लेकिन गवर्नमेंट रहेगी। चलो, तो पहला हो गया टी बिल। दूसरा देखते हैं हम लोग वाणिज्यिक पत्र। तो सरकार को उठाना था तो उसने टी बिल जारी कर दिया। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें होती है, कंपनियां होती है, बैंक होती है, सारी चीज़ें होती है। तो अगर कंपनियों को पैसा उठाना हो, कारपोरेट को पैसा उठाना हो, तो क्या करेगी वो? तो उसी तरीके का एक प्रोमिसरी नोट जारी करेगी अल्पकाल के लिए। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या? कि वही एक कागज़ होगा, उसमें लिखेगी कि भाई इतने दिनों के लिए हमको पैसा चाहिए, 1 साल से कम समय के लिए, आप क्या करो, खरीद लो, बदले में हम आपको क्या करेंगे? ब्याज देंगे या जो भी देंगे, ठीक है। डिस्काउंट पे खरीदना होगा, डिस्काउंट पे देगी। यानी कि हम कंपनी को पैसा चाहिए, और वो सामने क्या कर रही है? एक इंस्ट्रूमेंट ला रही है, उपकरण ला रही है, जिसको खरीदने के बाद कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और सामने वाले को कुछ मुनाफा मिल जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ये असुरक्षित होता है, अनसिक्योर्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 10 लाख रुपए कंपनी ने उठाए या 1 करोड़ रुपए कंपनी ने उठाए, 100 करोड़ जितना, तो अच्छा खासा अमाउंट लोग उठाते हैं। बट मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि मान लो कि 100 रुपये उठाए, 100 रुपये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाता है, चलो 10 लाख बोलता हूँ आपको, 10 लाख रुपए उठाए। तो सामने 10 लाख के सामने जैसे क्या होता है ना कि आप बैंक से होम लोन लेते हो 10 लाख का, तो बैंक बोलती है कि भाई कुछ गिरवी रखो, सोना गिरवी रख दिया आपने, या फिर घर गिरवी रख दिया, जो भी रख दिया। इसी तरीके से कंपनियां भी लोन लेती है तो कुछ गिरवी रखती है। तो जब भी आप कुछ गिरवी रख करके लोन लेते हो तो उसको सुरक्षित लोन बोलते हैं, ठीक है, सिक्योर लोन।
लेकिन जब आप लोन लेते हो और कुछ गिरवी नहीं सामने रखते तो उसको असुरक्षित लोन बोलते हैं, अनसिक्योर्ड। क्यों? क्योंकि भाई पैसा डूबा तो वो गया फिर, क्योंकि आपने सामने कुछ गिरवी नहीं रखा है। सुरक्षित क्यों बोलते हैं? क्योंकि सामने गिरवी रखा हुआ है, नहीं दोगे पैसा तो वो बेच करके चुका लेगा बैंक। तो ये असुरक्षित होती है। कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखता है जो पैसा उठाती है आपका कंपनियां, तो सामने वाली पार्टी क्यों इसको दे देगी भाई? अगर पैसा डूब सकता है ना, असुरक्षित है ये। तो क्योंकि ये प्रतिष्ठित कंपनियां होती है, बहुत नामी गिरामी कंपनियां होती है और लोगों को भरोसा होता है। जैसे रिलायंस अगर पैसा उठाए या कोई टीसीएस वगैरह पैसा उठाए तो लगेगा कि नहीं यार, क्रेडिबल कंपनी, टाटा आपका पैसा उठा ले, तो लोगों को भरोसा है इस कंपनी में कि ये डूबेगी नहीं। तो क्या करते हैं, ये जब जारी करेंगे अपना उपकरण, ये वाणिज्यिक पत्र जब जारी करेंगे तो लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं। ठीक है, ये आपका देखो शुरुआत हुआ था 1990 में, वाघुल समिति एक आई थी, उसके द्वारा जो है उसके रिकमेंडेशन पे बेसिकली इसको शुरू किया गया था। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? तो वही 7 दिन से लेकर के 1 साल के से कम होगा। ठीक है, आपका 365 दिन या उससे कम और ज़्यादा कितना, ये 7 दिन मिनिमम। इसको भी क्या करते हैं, कैसे इसे मुनाफा कैसे होता है लोगों को जो खरीदता है, तो जैसे ट्रेजरी बिल हमने देखा पीछे, टी बिल, उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, डिस्काउंट पे जारी करेंगे। जैसे अगर 100 रुपये का है तो कंपनी बोलेगी कि हम आपको 95 पे दे देंगे। ठीक है, लेकिन एक कुछ समय के बाद जैसे आपका जो भी मतलब 3 महीने के लिए बोला, 4 महीने के लिए बोला, 1 साल से कम के लिए हो गई, तो कुछ समय के बाद क्या करेंगे, आपसे वापस से हम आपसे ये खरीद लेंगे। ठीक है, जो आपको कमर्शियल पेपर होगा, और सामने आपको 100 रुपये दे देंगे। तो खरीदा 95 में और बेच दिया कितने में, जो आदमी मतलब खरीदने वाले के पर्सपेक्टिव में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप थे तो आपने क्या किया कि ये 100 रुपये वाला 95 में खरीद लिया और 3 महीने के बाद आपको 100 रुपये मिल गए, तो फायदा हुआ ना 5 रुपये का आपका, जैसे पीछे हुआ था। तो ये यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट कमाते हैं लोग। कौन जारी कर सकता है इसको, कमर्शियल पेपर को? तो जितने सारी आपकी कंपनियां होती हैं, जो आपका प्राइमरी डीलर होता है, उसके बाद जो आपका अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान होते हैं, समझाया जा चुका है ये सब सारा पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये सब यानी कि वित्तीय संस्थान, कंपनियां, ये सबको पैसा उठाना हो तो ये जारी करते हैं आपका क्या, कमर्शियल पेपर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि केवल वही, ये जो आपको पीछे ऊपर दिया गया है कंपनियां या फिर ये सारी चीज़ें, जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी ना, वही लोग जारी कर पाएंगे। ठीक है, अब क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी कंपनियां होती है जो कंपनियों को, ये मतलब बहुत सारी एजेंसियां होती है, जैसे क्रिसिल वगैरह हो गया, आईसीआर वगैरह हो गया, ये बताती है कि कोई कंपनी कितनी अच्छी है कितनी खराब है। यानी जब आप उसको लोन दोगे तो वो डुबा देगा या फिर मतलब कंपनियों की हालत के बारे में बताता है, उसके हिसाब से इसकी क्रेडिट रेटिंग तय होती है कि ए में है, बी में है, सी में है, इस तरह से। तो जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, यानी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, उसी को क्या है कि लोन मिलेगा, क्योंकि असुरक्षित लोन है ना, इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है, लोगों का पैसा डूब सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाणिज्यिक पत्र। तीसरा है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जमा पत्र। ठीक है, जमा प्रमाण पत्र। ये क्या होता है भाई? देखो, जमा की बात आ गई है, डिपॉजिट की बात आ गई है, क्या सेंस आ रहा है इसमें? यानी कि कुछ पैसा हमने जमा किया है, कहाँ जमा करते हो? बैंकों में जमा करते हो। ठीक है, तो ये जो आपके बैंक होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं, ये कुछ पैसा अपना जो है अंत संस्था में जमा करते हैं, आरबीआई के पास जमा कर दिया, किसी के पास जमा कर दिया, मतलब इनका पैसा किसी बैंक के पास जमा होगा। जैसे आप पैसा जमा करते हो ना एफडी के रूप में, बस इसी तरीके से है ये। ठीक है, आपने मान लो कि 1 लाख रुपए जमा कर दिए एफडी के रूप में, तो बैंक क्या करती है, बैंक भी अपना कुछ पैसा कहीं जमा करके रखी हुई है। अब क्या हो कि इसने एफडी में क्या दिक्कत है कि एफडी में अगर आपको जैसे एक साल के लिए आपने जमा कर दिया, मैच्योरिटी उसकी 1 साल है, तो 1 साल से पहले आप उसको नहीं निकाल पाओगे। मान लो कि 2 महीने के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक से 1 लाख रुपए की, तो क्या करोगे आप? इसको एफडी को क्या करोगे, बेचोगे? नहीं बेच सकते, तुड़वा सकते हो इसको, थोड़ा सा पेनल्टी वगैरह लगेगा। लेकिन अगर बैंकों ने क्या किया है कि ये पैसा जमा करते हैं किसी संस्थान में या कहीं भी पैसा जमा करेंगे बैंकों में, दूसरे बैंक में या फिर कहीं भी, तो सामने उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है जमा का, कि हाँ भाई आपके 100 करोड़ रुपए जो है हमारे पास जमा है। इस प्रमाण पत्र को बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने अगर जमा किया होगा, वित्तीय संस्थान ने जमा किया होगा, बैंकों ने, सब जो जमा करते हैं, अगर उसको इस तरह से प्रमाण पत्र मिल रहा है, उसी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलेंगे। क्लियर? इसमें क्या होता है कि अगर किसी को मान लो 1 साल के लिए जमा किया गया है एफडी की तरह, लेकिन ये सीडी है, थोड़ा डिफरेंट है, ये क्या होता है, नेगोशिएबल होता है या फिर व्यापार योग्य होता है, ट्रेडेबल होता है। बस इतना ध्यान रखना है, एफडी ट्रेडेबल नहीं होता, सीडी जो होता है वो ट्रेडेबल होता है। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, ट्रेडेबल का मतलब कि इसको बेच सकते हो, आप दूसरे को बेच सकते हो। यानी कि अगर आपको 2 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, इसको किसी और को बेच दोगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, आपको सामने वाली पार्टी पैसा दे देगा, यानी कि इसको बेचा खरीदा जा सकता है बाजार में। इतना ध्यान रखना, इसी को इसको व्यापार योग्य बोलते हैं, ट्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, ये सुविधा आपको बस दे देता है, इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोला जाता है। क्लियर? इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसको शुरू किया गया था आपका 1989 में। क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। अब है चौथा आपका वाणिज्यिक बिल।
व्यापार बिल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल बोल लो, बिल ऑफ एक्सचेंज बोल लो, ये सारी चीज़ें। यानी कि जब आप व्यापार के लिए आ जाओ, अभी तक हमने किसका देखा, सरकार का देखा, बैंकों का देखा, कंपनियों का देखा। अगर जो ट्रेड कर रही है कोई कंपनी, कोई फर्म, उसको अगर ये लेन देन करना हो तो वो भी बेचारा कुछ जारी वारी कर सकती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जारी होता है, कमर्शियल बिल जारी होता है। देखो क्या होता है ना, कि मान लो कि कंपनी ए है, या ए फर्म है, या बी है, कंपनी बोल लो, व्यक्ति बोल लो, जो भी बोल लो, ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, आपका सप्लायर है, यानी इस ये विक्रेता है, चलो विक्रेता है, और बी क्या है, खरीदार है। अब ए ने बी से क्या किया कि 1 लाख रुपए का सामान खरीदा बी से। ठीक है, तो बी को पैसे देने थे ए को, लेकिन बी ने पैसे ए को नहीं दिया। अभी बोला कि भाई 3 महीने के बाद दे देंगे तुमको पैसा। ठीक है, 90 दिनों के बाद दे देंगे। और सामने एक डॉक्यूमेंट साइन कर लिया कि इसमें मैंने तुमसे, मतलब इसमें लिखा रहेगा कि ए से जो है बी ने 1 लाख रुपए का सामान लिया है, और इसको जो है वो बी 90 दिनों के भीतर जो है वो चुका देगा। यानी कि एक पावती दे दी। ठीक है, रिसीट दे दिया, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, व्यापार बिल, वाणिज्यिक बिल, सब कुछ। यानी एक कागज का टुकड़ा है जिसमें एक सप्लायर है, एक बायर है, उसका दोनों का एग्रीमेंट है कि सप्लायर ने पैसा, ये सप्लायर ने सामान दिया है, बायर जो है पैसे देगा 90 दिनों के भीतर। ठीक है, जो भी एक निश्चित समय सीमा के भीतर, भविष्य की तारीख पे। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बिल। ये सारी चीज़ें आमतौर पे इसको 90 दिनों के लिए जारी किया जाता है। और ये भी क्या होता है, आपका ट्रेडेबल होता है, स्वतंत्र रूप से बाजार पे इसको बेचा जा सकता है। जैसे अगर क्या हो कि ए के पास ये डॉक्यूमेंट है कि बी ने भरोसा दिया है कि उसको देगा। अब क्या है कि 90 दिन से पहले उसको ज़रूरत पड़ जाए, मान लो कि 10 दिन के बाद उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है 1 लाख रुपए की, या फिर जो भी 90,000 रुपये की, तो ये क्या करेगा, बैंक के पास चला जाएगा। और बैंक को देखो, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो बैंक के पास जाकर के ये बेच देगा डिस्काउंट पे, कि बोलेगा कि भाई देखो 1 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, आप क्या करो 95,000 में खरीद लो, 95,000 में बेच देता हूँ आपको। 90 दिनों के बाद आपको तो 1 लाख रुपए मिल ही जाएंगे ना। तो बैंक क्या करेगा, ये खरीद लेगा और सामने उसको 95,000 दे देगा। तो 1 लाख रुपए की चीज़ थी, 95,000 में बिक गई, तो 90 दिनों के बाद बैंक को 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ना। इसीलिए तो ये लोग बैठे हुए हैं कि भाई कुछ तो प्रॉफिट हो। यानी ये सब क्या है कि जो भी खरीदार इसका होता है, जो भी आपके सर्टिफिकेट में बता रहा हूँ, उसके खरीदारों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी वो खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपये का था 100 रुपये में खरीद लिया, कोई समाज सेवा कर रहे हैं, नहीं, कुछ प्रॉफिट होगा तब जाकर के खरीदेंगे। और ये जो बैंक ने खरीदा डिस्काउंट पे, 100 रुपये की चीज़ आपका 95 पे खरीद ली डिस्काउंट पे, इसको एक टर्म दिया जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बिलों को भुनाना बोलते हैं। तो जब भी कहीं आपको आपसे दिखे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, इसका मतलब है कि कोई बिल होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, कमर्शियल पेपर होगा, जिसको जो जितनी फेस वैल्यू का होगा उसके कम में, उससे थोड़ा सा डिस्काउंट पे खरीदा गया होगा, बस इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। ठीक है, भंजवाना जिसको बोलते हो ना आप हिंदी में, भुनाना, भंजवाना, कि भंजा लिया। ठीक है, वो होता है। पांचवा है आपका, देखो, कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी। जब बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को एकदम बहुत कम समय के लिए पैसा चाहिए होता है, 1 दिन के लिए चाहिए हो, 10 दिन के लिए चाहिए हो, थोड़ा सा लंबे समय के लिए भी आपका अगर चाहिए हो, तो उसके हिसाब से इसको अलग अलग टर्म दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये आपस में ही लेन देन वगैरह कुछ करते रहते हैं। जैसे पीएनबी ले लिया एसबीआई से, या कोई और वित्तीय संस्थान है वो दूसरे से ले लिया, आपस में ही करते रहते हैं बहुत कम समय के लिए। जैसे इसको जरूरत पड़ गई कि भाई 1 दिन के लिए पैसा चाहिए, तो एसबीआई बोलेगा पीएनबी से कि यार थोड़ा सा पैसा दे दो ना 1 दिन के लिए, आज दे दो कल लौटा दूंगा तुमको। तो इस व्यवस्था को बोलेंगे कॉल मनी, अगर पीएनबी देता है तो। यानी कि जब पैसा केवल एक रात के लिए उधार दिया जाए, यानी कि 1 दिन के लिए उधार दिया जाए, तो इस सुविधा को बोलते हैं कॉल मनी। ठीक है, या फिर ओवरनाइट कॉल मनी बोलते हैं। लेकिन वही अगर एसबीआई बोले कि यार थोड़ा सा 4-5 दिन के लिए चाहिए हमको, 10 दिन के लिए चाहिए, यानी कि 2 दिनों से लेकर के अगर 14 दिन की अवधि के लिए अगर पैसा उधार लिया जाता है, ये लेन देन किया जाता है बैंकों में, वित्तीय संस्थाओं में, तो उसको बोलेंगे नोटिस मनी। और अगर 14 दिन से भी ज़्यादा किया जाए, यानी कि 15 दिन से लेकर के 365 दिन से कम, यानी कि 364 दिन तक इसके बीच हो, तो इसको बोलेंगे टर्म मनी। बस इतना ध्यान रख लेना है आपको। फिर से मैं बता रहा हूँ, बैंकों को वित्तीय संस्थानों के लिए आपस में एक दूसरे से पैसा चाहिए, लेन देन करेगी। अगर 1 दिन के लेन देन हो रहा है तो कॉल मनी, 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए लेन देन हुआ नोटिस मनी, और 15 दिन से लेकर के 364 दिन तक का लेन देन हुआ तो आपका टर्म मनी हो जाएगा। क्लियर, ये व्यवस्था हो गई आपकी। फिर होता है आपका रेपो, 1 मिनट। फिर होता है आपका रेपो, रीपर्चेज एग्रीमेंट, पुनर्खरीद समझौता। ये क्या होता है ये बताया है मैंने आपको उसमें, जब बैंकिंग वाला पूरा पोर्शन देख रहा था, मतलब बता रहा था आपको, तो उस समय फिर भी समझो यहाँ पे देखो क्या है ना, कि ये भी उधार लेने देने का एक तरीका है। इसमें क्या करती है कि एक पार्टी होती है ए, एक पार्टी होती है बी। अब क्या है, ए के पास क्या है कि कुछ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कुछ भी सिक्योरिटीज वगैरह प्रतिभूति है, ठीक है। अब ये क्या करेगी कि इसको बी, ये को पैसा चाहिए, तो बी के पास जाएगी और बी को बोलेगी कि भाई मेरे पास कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, आप क्या करो इसको खरीद लो और सामने हमको कुछ पैसा दे दो। लेकिन क्या है कि एक निश्चित समय के बाद हम आपसे क्या करेंगे कि वापस से ये वाला खरीद लेंगे। एक्चुअल में बैंकों और आरबीआई के बीच होता है, मैं उसी पे समझा देता हूँ। चलो देखो होता क्या है, समझो। इधर होती है आपका आरबीआई, एक्चुअली एग्जाम्पल पे समझाने में आपको फ़ायदा रहेगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर होते हैं आपके बैंक। तो होता क्या है कि बैंकों के पास है आपका, मान लो कि जीसेक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। तो ये आरबीआई, इसको बैंकों को ज़रूरत पड़ेगी कुछ पैसे की शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये क्या करेगा कि बैंक आरबीआई के पास जाएगा, बोलेगा कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। सामने 100 करोड़ रुपए के बराबर मैं आपको क्या देता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देता हूँ। तो बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास जमा कर देगी। आरबीआई मतलब आरबीआई खरीद लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीके से, और आरबीआई 100 करोड़ रुपए बैंकों को दे देगी। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट साइन होगा। इस डॉक्यूमेंट पे लिखा रहेगा कि फलाना, यानी कि आज से 15 दिन बाद बैंक बोलेगी कि मैं आज से 15 दिन के बाद वापस से ये 100 करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी है ना, आऊँगा और वापस से आपसे खरीद लूँगा, यानी कि आपको ये 100 करोड़ रुपए वापस से लौटा दूंगा, अपनी सिक्योरिटीज ले जाऊँगा, ठीक है। यानी कि पुनर्खरीद का एक समझौता होता है, रीपर्चेज का। इसीलिए इसको पुनर्खरीद समझौता बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं, कि एक निश्चित समय के बाद मैं आपसे क्या करूँगा, ये वापस खरीद लूँगा, ठीक है। अब क्या है कि 100 करोड़ रुपए मान लो कि 30 दिनों तक रखा बैंक ने, तो कुछ ब्याज भी पे करेगा। तो जिस दर पे ब्याज पे करेगा, 5% पे, 2% पे, 4% पे, इस दर को क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब आरबीआई से बैंक जो है वो अल्पकाल के लिए उधार लेते हैं, फंड उधार लेते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख करके, तो जो ब्याज दर आपका पे करेंगे बदले में, उसको क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं, दोबारा मैंने आपको इसको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वित्तीय बाजार का, मतलब मुद्रा बाजार का जो उपकरण था वो आपको मैंने बताया। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। ट्रेजरी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो ट्रेजरी बिल जारी करेगी, ठीक है। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, कंपनी को, कारपोरेट को पैसा चाहिए तो वाणिज्यिक पत्र जारी कर देगी। जमा पत्र क्या होता है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों को, ही व्यक्ति हो उसको पैसा चाहिए, तो जो भी सामने उसने कहीं पैसा जमा कर रखा है उसका एक सर्टिफिकेट उसके पास है, उसी सर्टिफिकेट को बेच कर करके, मतलब अगर पैसा जुटा ले तो क्या है, उसको जमा पत्र बोलते हैं, मतलब जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट बोलते हैं। ट्रेड कर रही है दो लोग, मतलब दो फर्म ट्रेड कर रही है, उसको लेन देन करना हो तो क्या है कि एक अपना एग्रीमेंट साइन होता है कि हाँ भाई एक समय के बाद आपको पैसा दे देंगे। इसको, इस बिल को, एक एग्रीमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल बिल, ट्रेड बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको बेचा जा सकता है आगे बैंकों को। कॉल मनी क्या होता है, बैंकों को, मतलब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक दूसरे से लेन देन करना हो तो एक दिन के लिए करते हैं तो कॉल मनी, 2 दिन से लेकर के 14 दिन तक नोटिस मनी, और 15 दिन से लेकर के आपका 364 दिन तक तो टर्म मनी। पुनर्खरीद समझौता क्या होती है, बैंक बोलते हैं आरबीआई से कि भाई मेरे पास सिक्योरिटी है, ले लो, एक निश्चित समय के बाद खरीद लेंगे, वापस खरीद लेंगे, इसीलिए इसको पुनर्खरीद समझौता, रेपो बोलते हैं, रीपर्चेज ऑपरेशन। क्लियर। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।